क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा युग था जहां ना बड़े बड़े शहर थे, ना सीमेंट के घर, ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी वहां एक ऐसी सभ्यता डेवलप हो रही थी जो आगे चलकर पूरे भारत की सोच, धर्म और समाज को शेप देने वाली थी। रात के समय खुले आसमान के नीचे अग जल रही होती थी, लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे और यज्ञ के धुएं के साथ देवताओं को आह्वान किया जाता था। इसी युग को हम कहते हैं वैदिक एज, एक ऐसा युग जहां से भारत की प्राचीन परंपराओं और धार्मिक सोच की शुरुआत हुई। आज की इस वीडियो में हम वैदिक एज की पूरी कहानी समझेंगे। हम देखेंगे कि वैदिक एज कब शुरू हुआ और कितने समय तक चला। हम समझेंगे अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बीच क्या डिफरेंसेस थे, उस समय का समाज कैसा था, लोग क्या काम करते थे, कैसे राज्य चलते थे, कैसे धर्म और रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे और कैसे धीरे धीरे ये सोसाइटी एक सिंपल ट्राइबल लाइफ से एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो गई। ये वीडियो आपको सिर्फ हिस्ट्री नहीं बताएगा, बल्कि ये भी समझाएगा कि कैसे वैदिक एज ने भारत की कल्चर और ट्रेडिशंस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। अगर आपको हिस्ट्री के ऐसे डीप और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसे ही डिटेल्ड और एंगेजिंग वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए अब शुरू करते हैं भारत के इतिहास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैसिनेटिंग युग की कहानी। वैदिक एज को आमतौर पर लगभग 1500 BCE से 600 BCE तक का समय माना जाता है। इस युग का नाम वेदास से आया है, जो प्राचीन रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं और जिनमें उस समय की सोसाइटी, रिचुअल्स और बिलीफ्स के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, बल्कि वो उस समय के लोगों के जीवन, उनकी सोच और उनके समाज को समझने का सबसे बड़ा सोर्स भी हैं। वैदिक एज को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड को कई बार ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेदा उस समय का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट था। ये पीरियड लगभग 1500 BCE से 1000 BCE तक माना जाता है। अर्ली वैदिक पीरियड के लोग मेनली सप्त सिंधु रीजन में रहते थे। सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 नदियों की भूमि। इस रीजन में इंडस और उसकी कई ट्रिब्यूटरीज जैसे रावी, बियास, सतलज, चिनाब, झेलम और सरस्वती नदियों का एरिया शामिल था। आज के समय में ये रीजन पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में आता है। ये फर्टाइल रीजन था जहां पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी और इसी वजह से यहाँ अर्ली सेटलमेंट्स डेवलप हुई। उस समय का समाज आज के मॉडर्न सोसाइटी से बहुत अलग था। सोसाइटी ज़्यादातर ट्राइबल स्ट्रक्चर पर बेस्ड थी। लोग छोटे छोटे ग्रुप्स या ट्राइब्स में रहते थे, जिसे जना कहा जाता था। हर ट्राइब का एक लीडर होता था, जिसे राजन कहा जाता था। राजन का काम सिर्फ राज करना नहीं था, बल्कि अपने ट्राइब की रक्षा करना और उनकी वेलफेयर का ध्यान रखना भी था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस समय राजा की पावर अनलिमिटेड नहीं थी। राजन को डिसीजंस लेने के लिए कुछ असेंबलीज की एडवाइस लेनी पड़ती थी। इनमें से दो इंपॉर्टेंट असेंबलीज थीं, सभा और समिति। सभा को एल्डर्स की काउंसिल माना जाता था, जहां एक्सपीरियंस्ड लोग डिस्कशन करते थे, जबकि समिति एक ब्रॉडर असेंबली थी जहां ट्राइब के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। ये सिस्टम दिखाता है कि उस समय सोसाइटी में कुछ हद तक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग भी होता था। अब अगर उस समय की इकोनॉमी की बात करें, तो अर्ली वैदिक पीरियड में लोगों का मेन ऑक्यूपेशन कैटल रेयरिंग था। गाय और दूसरे कैटल को वेल्थ का सिंबल माना जाता था। किसी व्यक्ति की समृद्धि का अंदाजा अक्सर उसके पास कितनी गायें हैं इससे लगाया जाता था। इसलिए कई बार ट्राइब्स के बीच कैटल को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे। एग्रीकल्चर भी होती थी, लेकिन शुरू में ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन नहीं था। लोग बार्ले जैसे क्रॉप्स उगाते थे। धीरे धीरे फार्मिंग का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा और लोग परमानेंट सेटलमेंट्स की तरफ बढ़ने लगे। ट्रेड उस समय ज़्यादा डेवलप नहीं था और ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस बार्टर सिस्टम के थ्रू होते थे, जहां एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ भी जाती थी। अब अगर उस समय के रिलीजन और बिलीफ्स को समझें, तो अर्ली वैदिक सोसाइटी में लोग प्रकृति की शक्तियों को देवता के रूप में देखते थे। उनके लिए नेचर एक पावरफुल फोर्स थी जिसे रिस्पेक्ट और वर्शिप किया जाता था। उनके इंपॉर्टेंट गॉड्स में इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवता शामिल थे। इंद्र को वॉर और रेन का गॉड माना जाता था और ऋग्वेद में उनका बहुत बार मेंशन मिलता है। अग्नि को फायर का देवता माना जाता था और यज्ञ के रिचुअल्स में अग्नि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अग्नि को ह्यूमंस और गॉड्स के बीच मैसेंजर माना जाता था। वरुण को कॉस्मिक ऑर्डर और यूनिवर्सल लॉ का प्रोटेक्टर माना जाता था। उस समय एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ऋता। लोग मानते थे कि अगर ऋता का बैलेंस बना रहे तो दुनिया में हार्मनी बनी रहेगी। अर्ली वैदिक पीरियड में एक और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस समय टेम्पल्स और आइडल वर्शिप का सिस्टम नहीं था।
लोग खुले स्थलों पर यज्ञ करते थे और वैदिक मंत्रों के थ्रू देवताओं को इन्वोक करते थे। यज्ञ और रिचुअल्स उनके रिलीजियस लाइफ का सेंट्रल पार्ट थे। समय के साथ सोसाइटी में कई चेंजेस आने लगे और फिर शुरू हुआ लेटर वैदिक पीरियड, जो लगभग 1000 BCE से 600 BCE तक चला। इस पीरियड में आर्यन लोग ईस्ट की तरफ मूव कर गए और गंगा यमुना प्लेन्स में सेटल होने लगे। ये फर्टाइल प्लेन्स एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल थे और इसी वजह से फार्मिंग का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। इस समय फॉरेस्ट्स को क्लियर करके नए एग्रीकल्चरल लैंड्स बनाए गए और वीट, राइस और बार्ले जैसे क्रॉप्स ज्यादा उगाए जाने लगे। लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। इसी समय वर्ण सिस्टम का डेवलपमेंट ज्यादा क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दिखता है। सोसाइटी को 4 मेजर वर्णों में डिवाइड किया गया: ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण्स का काम रिलीजियस रिचुअल्स और टीचिंग से रिलेटेड था, क्षत्रिय रूलर्स और वॉरियर्स थे, वैश्य ट्रेड और एग्रीकल्चर से जुड़े थे और शूद्र सर्विस रिलेटेड काम करते थे। इस पीरियड में किंगडम्स भी ज्यादा पावरफुल होने लगे, राजा की अथॉरिटी बढ़ने लगी और कुछ जगहों पर लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स डेवलप होने लगे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर धीरे धीरे ट्राइबल लीडरशिप से ऑर्गेनाइज्ड मोनार्की की तरफ शिफ्ट होने लगा। इकोनॉमी भी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गई। एग्रीकल्चर के साथ साथ क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज जैसे पॉटरी, कारपेंट्री, मेटल वर्क और वीविंग का डेवलपमेंट हुआ। ट्रेड नेटवर्क्स भी एक्सपैंड होने लगे और कुछ एविडेंस ऐसे मिलते हैं जिससे पता चलता है कि कुछ रीजन्स का ट्रेड दूसरे सिविलाइजेशंस के साथ भी था। रिलीजन में भी काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अर्ली वैदिक पीरियड के कुछ गॉड्स की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ नए डेइटीज ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगे। साथ ही रिलीजियस रिचुअल्स और यज्ञ भी कॉम्प्लेक्स हो गए और प्रीस्ट्स यानी ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस सोसाइटी में बहुत बढ़ गया। ये कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और प्रीस्टली डोमिनेंस इतनी स्ट्रांग हो गई कि आगे चलकर लोगों ने ऑल्टरनेटिव स्पिरिचुअल पाथ्स की तरफ भी सोचना शुरू किया। इसी बैकग्राउंड में आगे चलकर नए फिलोसॉफिकल और रिलीजियस मूवमेंट्स जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म का इमर्जेंस हुआ। अगर ओवरऑल देखा जाए तो वैदिक एज वो युग था जहां भारत की कल्चरल आइडेंटिटी का फाउंडेशन रखा गया। यहीं से धर्म, रिचुअल्स, फिलॉसफी और सोशल सिस्टम्स का डेवलपमेंट हुआ, जो आज भी भारतीय सोसाइटी के कई एस्पेक्ट्स में रिफ्लेक्ट होता है। हजारों साल पहले शुरू हुई ये कहानी सिर्फ पुराने समय की कहानी नहीं है, ये उस जर्नी की कहानी है जहां से भारत की सिविलाइजेशन ने अपनी पहचान बनाना शुरू किया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसे ही डिटेल्ड और एंगेजिंग वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।